गाइस वेलकम बैक अगेन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, हम इसके टाइप्स देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि जो कर्व चलते हैं लास्ट में आपके एग्जाम रेलेवेंट, चाहे वो CSI नेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वहां पे कर्व से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि के मैक्सिमम क्या होने वाला है, वी मैक्सिमम क्या होने वाला है, या फिर जो मिक्सली मेंशन जो कांस्टेंट होता है जिसे आप केएम कांस्टेंट कहते हैं, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन देखें तो इट रेफर्स टू डिक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम के साथ में कोई सा भी ऐसा पदार्थ जुड़ जाए जिससे उसकी एक्टिविटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसकी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाए, तो उसे आप बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अगर इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर क्या होता है, इट इज ए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंजाइम्स। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ में बाइंड करता है। ठीक है, अगर हम देखें एंजाइम इनहिबिशन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है आपके रिवर्सिबल और एक होता है आपके इरिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, रिवर्सिबल है यानी कि एक ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ जुड़ता है और वो क्रियाशीलता खत्म करने के बाद में वो वहां से हट जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके टेम्परेरी इनहिबिशन है। जबकि इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमण, यानी एक बार जुड़ गया वो परमानेंट इनहिबिशन है, उसके बाद में वो वापस से उससे अलग नहीं होगा। ठीक है, ये तो सिंगल टाइप ही है। रिवर्सिबल को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आपकी कॉम्पिटिटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव और एक होता है अनकॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन। सबको हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर की जो शेप होती है, इनहिबिटर की आकृति होती है, वो सेम आपके एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ में मिलती है। ये देखिए, ये सबस्ट्रेट है आपका। ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इसकी एग्जैक्टली जो शेप है वो सेम है, थोड़ा सा अंतर है। तो इसकी वजह से ये एंजाइम है आपका और ये इसकी एक्टिव साइट है। इस स्थान पर जुड़ने के लिए ये जो है आपका इनहिबिटर, ये इसके साथ में क्या करता है, कंपटीशन करता है। और कंपटीशन क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, ये इस पे जाके पहले बाउंड हो जाता है और जैसे ही बाइंड हो गया उसके बाद में सबस्ट्रेट को जुड़ने ही नहीं देगा वहां पे। ठीक है, तो इसे आप बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है किसके साथ में, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन कर रहा है, किसके लिए, एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए। ठीक है, जुड़ जाएगा, उसके बाद में ये एंजाइम जुड़ने के बाद में एंजाइम की साइज में या फिर शेप में अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। और एक बार चेंज करने के बाद में अगर ये यहाँ से हट भी जाता है तो भी सबस्ट्रेट यहाँ पे अटैच नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी साइज में चेंज कर देता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखें, जैसे सक्सिनिक एसिड है। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में चेंज करता है एक एंजाइम आपका सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका इनहिबिटर कौन होता है, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड एग्जैक्टली सक्सिनिक एसिड जैसा ही लगता है, तो ये क्या करता है, सक्सिनिक एसिड से पहले आके अटैच हो जाता है किससे, सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज से। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्यूमेरिक एसिड में चेंज नहीं हो पाता है फिर। ठीक है, ओके। और दूसरा है आपके पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, और ये बैक्टीरिया में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड विटामिन B9 के संश्लेषण यानी फोलिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पे सल्फर जो ड्रग होता है वो बेसिकली एनालॉग होता है किसके, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की। इसकी संरचना सेम इसके जैसे होती है, इस वजह से ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है और पावा यानी कि पैरामिन बेंजिक एसिड को जुड़ने नहीं देता है। तो वहां पे विटामिन B9 का भी संश्लेषण आपके नहीं हो पाता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा। इट विल नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बट ऑन द अदर साइड इट विल अल्टर द शेप ऑफ एंजाइम दैट विल कॉज चेंजिंग साइज ऑफ एक्टिव साइट। मान लीजिए ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये किसकी दूसरी स्थान है जहां पे आपके ये इनहिबिटर आके अटैच हो रहा है, इसे आप एलोस्टेरिक साइट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्टिव साइट के अलावा अगर इनहिबिटर दूसरी साइट से अटैच हो रहा है तो उसे आप बोल सकते हो एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे आपके इनहिबिटर एक्टिव साइट पे अटैच नहीं होके एलोस्टेटिक साइट पे अटैच होगा, ठीक है। और इसीलिए इसे आप बोलते हो नॉन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि ये अब की बार सबस्ट्रेट के साथ में कोई कंपटीशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। इसके एग्जांपल है हैवी मेटल्स आयंस हैं जो इनहिबिट कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, कई एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं हैवी मेटल्स आयंस है, ठीक है। जिसमें आपके लेड है, मरकरी है, तो ये क्या है, हैवी मेटल आयन है। जैसे साइनाइड है, ये कैटलेस और परऑक्सीडेज जो आयरन कंटेनिंग एंजाइम है उन्हें इनहिबिट कर देता है आपके साइनाइड। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछ ले जाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्यों कहा है, क्योंकि नॉन जैसा कि पता चल रहा है नाम से नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी कि ये सबस्ट्रेट के साथ में दिस विल नॉट कॉम्पिटिट, दिस विल नॉट कॉम्पीट विद सबस्ट्रेट, क्योंकि इसकी संरचना बिल्कुल अलग है आपकी बात, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये आप देख सकते हो ये आपके इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोनों की संरचना में जमीन आसमान का फर्क है, इसी वजह से ये इसके साथ कंपटीशन नहीं करता है, ठीक है। अगला हम आ जाते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है वो बाइंड करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। ये अलग ही है, बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, causing the enzyme to change its shape, which in turn alter the active site। ये एंजाइम्स को अपनी शेप चेंज करने के लिए इनिशिएट करता है, जिससे उसकी एक्टिव साइट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है आपके, ये एक्टिव साइट है आपकी, एक्टिव साइट पे जाके अटैच हुआ है, और अटैच होने के बाद में जब ये ES कॉम्प्लेक्स बना देगा उसके बाद में ये आएगा और ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इस पे आके अटैच हो जाता है। ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है आपको, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन किसे इनहिबिट कर देता है, एरिल सल्फेट को इनहिबिट कर देता है। फिनाइल एलेनिन है, ये इनहिबिट कर देता है एल्काइन फॉस्फेटेज को, किसको, एल्केलाइन फॉस्फेटेज को इनहिबिट कर देता है। ये दोनों एग्जांपल आपके किसके हैं, हाइड्रोजीन और फिनाइल एलेनिन, ये आपके अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इट इज ए परमानेंट इनहिबिशन, जैसा कि मैंने बताया था, जो हमने पढ़े हैं तीन, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है, ये रिवर्सिबल के, यानी कि वहां से इनहिबिटर हट सकता है तो वो टेम्परेरी इनहिबिशन है, जबकि ये कैसा है, परमानेंट इनहिबिटर है, इनहिबिशन है। इट फॉर्म्स ए कोवेलेंट बॉन्ड विद अमीनो एसिड साइड चेन इन द एंजाइम एक्टिव साइट। तो ये एंजाइम एक्टिव साइट में जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं उनकी साइड चेन में कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड हो जाता है, इसकी वजह से वो वहां पे स्टेबल हो जाता है। इसके एग्जांपल है आइडोएसिटामाइड या फिर DIPF, यानी कि डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लूरोडेट, DIPF और आइडोएसिटामाइड, ये किसके एग्जांपल हैं, आपके इरिवर्सिबल इनहिबिशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो ये परमानेंट इनहिबिशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आपके एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट है, तो इस एक्टिव साइट पे मान लीजिए अमीनो एसिड मिल रहा है ये, तो इस अमीनो एसिड से ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में बाइंड कर जाता है और वो परमानेंट हो जाता है इसी वजह से, ठीक है। और ये यहाँ से अलग नहीं होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को ये एंजाइम प्रोडक्ट बनाने के बाद में ही यहाँ से अलग होता है। अब हम आ जाते हैं कुछ कर्व्स पे, ठीक है। अब देखिए गाइज, अब हम देखेंगे यहाँ पे Km कांस्टेंट क्या होता है, V मैक्सिमम क्या होता है। मान लीजिए ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपकी वेलोसिटी है, एंजाइम किस दर पे आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये V मैक्सिमम है, धीरे धीरे बढ़ रहा है सबस्ट्रेट और एक स्थान पे आके कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ पे V मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया जा रहा है। अब Km क्या होता है, Km होता है आपके, इस वाले पॉइंट को आप Km कह सकते हैं, यहाँ पे V मैक्सिमम का आधा हो जाता है, यानी कि जो अधिकतम वेग है उसका आधा जो होता है वो आपके Km कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हो किसी एंजाइम का जो Km स्थिरांक होता है उसकी सबस्ट्रेट की वह सांद्रता होती है जिस पर एंजाइम की क्रिया की अधिकतम दर से आधी दर आपको प्राप्त हो, उसे आप बोलते हैं Km कांस्टेंट, अधिकतम दर से आपको आधी दर प्राप्त हो।
तो इसको ये एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को दिखाता है। कौन सी को? कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया जा रहा है, ये दिखाता है। ठीक है, फॉर ए गुड एंजाइम केएम शुड बी लेस, केएम कांस्टेंट जिसे आप बोल सकते हैं, या फिर मिचेलिस मेंसन कांस्टेंट भी इसे बोल सकते हैं। और ये कैसा होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन वीवर बर्ग प्लॉट है, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। मैं यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि किस तरह से आपने ये बनाया है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इस कर्व में के एम और वी मैक्सिमम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यहाँ पे आप देख सकते हो, जब इनहिबिटर नहीं है तो इस तरह का कर्व आता है। ठीक है, और जब इनहिबिटर होता है तब इस तरह का आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? के एम बढ़ गया है, पहले के एम यहाँ था, अब वो इधर आ गया है माइनस। ठीक है, तो अब की बार के एम बढ़ गया है, जबकि वी मैक्सिमम दोनों कंडीशन में सेम रहा है, तो वी मैक्सिमम सेम है। दूसरा हम आ जाते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले इनहिबिटर नहीं था तब यहाँ पे था, लेकिन इनहिबिटर आने पे ये क्या हो गया है? थोड़ा सा खिसक गया है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर इसे कह सकते हो, मान लीजिए यहाँ पे से पेंसिल रूल के हिसाब से भी इसे सही कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको पेंसिल रूल बहुत इजी रहेगा आपके लिए बताने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पेंसिल है इस तरह से, जहां पे इनहिबिटर नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसे इसकी तरफ कर दूं, ऐसे घुमा दूं, ठीक है, तो ये आपके क्या बन जाएगा? ये वाला कर्व बन जाएगा। ठीक, अब जब अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आते हैं तो मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं, इस पेंसिल को ऊपर की तरफ ले जाऊं, तो आपको अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कंडीशन में लाइन वीवर बर्ग प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या देखने को मिला है? के एम रिड्यूस हो गया, पहले के एम यहाँ था माइनस में, अब की और माइनस के एम इधर आ गया है। ठीक है, और माइनस की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, ठीक है, तो वो कम होता जाता है, यानी कि के एम रिड्यूस हो गया है। और वी मैक्सिमम भी यहाँ पे रिड्यूस आपको देखने को मिलेगा। कैसा हो गया? ये रिड्यूस हो गया है। यहाँ पे 1/b का कर्व है, तो बी मैक्सिमम बढ़ेगा, पूरी संख्या कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। तो वी मैक्सिमम तो बढ़ा है, लेकिन पूरी संख्या यहाँ पे कैसे हो गई? कम हो गई। तो वी मैक्सिमम यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में आते हैं, तो ये पेंसिल वाला ही आपको स्टेप ध्यान रखना है। ये आपकी पेंसिल है, ओके, ये आपको पेंसिल है जब इनहिबिटर नहीं है। तो इसे अब की बार हमने ऐसे कैसे कर दिया है? ऐसे घुमा दिया, उसी स्थान पर रखा है पेंसिल को, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में के एम क्या रहता है? अनअफेक्टेड रहता है। के एम उसी स्थान पे, ये पहले भी था। और इनहिबिशन और यहाँ पे नो इनहिबिशन दोनों कंडीशन में के एम सेम है, लेकिन यहाँ पे वी मैक्सिमम कैसा हो गया? रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो वी मैक्सिमम रिड्यूस हो गया। तो ये आपके लाइन वीवर बर्ग प्लॉट है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता हूं नई वीडियो में, नहीं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।